नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 5 अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से। हम समझना चाहेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ये चीज़ तो आप पहले से जो है वो जान चुके हैं। अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से थोड़े से मज़ीद मालूमात हमने देखने हैं। शॉर्टकट में इसको एसी कहा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका लिंक एसी जनरेटर के साथ है। अगर आप लोग को याद हो, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ। एसी जनरेटर में हम क्या चीज़ करते थे कि जनरेटर ऐसे डिवाइस हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसको हमने नाम दिया था जनरेटर का। इसके बरक्स मोटर था। मोटर का काम ये था कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेता है किस चीज़ में, मैकेनिकल एनर्जी में। ये आपके पास था मोटर। तो ये जनरेटर और मोटर में फ़र्क है। हमारा मेन लेक्चर था एसी जनरेटर। एसी जनरेटर चूँकि मैंने आपसे कहा कि वो ऐसे डिवाइस हैं जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर इस डिवाइस की प्रिंसिपल भी हुआ करती थी कि ये किस उसूल के तहत काम करता है। हमने कहा था कि एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद हमने, चूँकि ये डिवाइस था, तो डिवाइस की जो है कंस्ट्रक्शन होती हैं, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टडी किया था और हमने ये कहा था कि एसी डिवाइस जो है उसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले वाले को हमने नाम दिया था रेक्टेंगुलर कॉइल था। फिर उसके बाद हमारे पास था आर्मेचर, कोर प्लस रेक्टेंगुलर कॉइल इज़ नोन एज द आर्मेचर, ऐसा ही था। उसके बाद था स्लिप रिंग्स हमने लगाए थे और कार्बन ब्रशेस फॉर इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट लगाया था। ये आपके पास इसके एक स्मॉल सी जो है वो क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी, जो मैंने आपको अभी दोबारा से रिवाइज़ करवा दिया। अगर आप उसके वर्किंग पे आते हैं, एसी जनरेटर के वर्किंग पे, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा एक डायग्राम के तौर पे दिखा दूं। तो एसी जनरेटर के वर्किंग के ऊपर अगर आप आएंगे तो उसमें था इस तरह से कि ये लेट्स कंसिडर ये एसी जनरेटर मेरी कॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो एसी आएगा वो इम्पोर्टेंट है। These are rings. This is called R1 and this is called R2. इसको क्या नाम देते हैं, R2 का नाम देते हैं। This is a कार्बन ब्रश। ये आपके पास क्या है, कार्बन ब्रश हैं जो इस्तेमाल होते हैं किस चीज़ के लिए, बोलो यार, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के लिए, सही है। और यहाँ पे आपने कोई लोड वगैरह जो है वो लगाया हुआ है। ये कार्बन ब्रशेज है जिसको आपके बुक वाले ने शायद C1 और C2 से ऐसा ही है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था नॉर्थ एंड साउथ, और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, घुमाते थे। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो खैर, कहने का मकसद हमारा ये है कि जब आप इस कॉइल को घुमाते हैं, किस चीज़ से घुमाएंगे, बाय मैकेनिकल सोर्स, यानी कोई मैकेनिकल एनर्जी आप देंगे। मैकेनिकल एनर्जी से आप इसको क्या करोगे, घुमाओगे। जब आप इसको घुमाएंगे तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है हमने अप्लाई किया है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक लाइंस होते हैं। तो जो ही आप इस कॉइल को घुमाते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस तब्दील होंगे। मैग्नेटिक लाइंस के तब्दील होने से मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के तब्दील होने से इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगी इस कॉइल के अंदर, और फिर ये यहाँ से कार्बन ब्रशेस वगैरह के ज़रिए आपके लोड तक आएगी, जिस चीज़ के लिए आपने जनरेटर को लगाया हुआ है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब चूंकि हमने देखा कि ये एसी जनरेटर का फंक्शन है कि वो कन्वर्ट करता है जो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नाउ द क्वेश्चन इज़, चूंकि ये फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है तो कितना इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा। इसको मालूम करने के लिए अगर आप लोग को याद हो, हमने इसको बड़े डिटेल से मालूम भी किया था और उसके लिए एक फार्मूला हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। वहाँ पे मैं ज़रा आपको रिकॉल करवा रहा हूँ एसी जनरेटर का टॉपिक। कौन सा फार्मूला था, ज़रा बता सकते हैं कोई? जी नहीं, E = नवाब साइन थीटा। अगर आपको याद है, आप इसको ज़रा दोबारा देखेंगे तो मैंने ये काफ़ी डिटेल से समझाया भी था सेकेंड ईयर के अंदर और प्रूफ भी करवाया था, याद है ये? तो
E इक्वल्स टू इंड्यूस्ड EMF इक्वल्स टू नवाब साइन थीटा, ये फार्मूला था। फिर अगर आपको याद था हम ये कहते थे कि इफ़ थीटा इक्वल्स टू मैक्सिमम, अगर थीटा आपके पास क्या है, मैक्सिमम है, तो फिर हम क्या, ये हमने मालूम किया था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है उस कॉइल में, और a इज़ द एरिया ऑफ द कॉइल, ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी एट विच द कॉइल रोटेट्स, एंड b इज़ द अप्लाइड द मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द एरिया एंड मैग्नेटिक लाइन्स, याद है। और ये आया था मोशनल EMF के फार्मूले से, BLV साइन थीटा के फार्मूले से आया था। अगर आपको मैं थोड़ा सा और मज़ीद भी हिंट दे दूँ तो बार केप हमने क्या चीज़ किया, हमने ये कहा था कि इफ़ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मैं यहाँ से फार्मूला प्रूफ करवा रहा हूँ, 90 डिग्री, तब क्या होगा, E इक्वल्स टू E मैक्सिमम लिख सकते, चले इसे छोड़े, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर हो तो फिर यहाँ पे जब साइन 90 करोगे तो साइन 90 + 1 के बराबर है कि नहीं है, वो साइन की मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा, मैक्सिमम लगाऊंगा, या इसके साथ नॉट भी लगा सकते हैं, उसका मतलब भी मैक्सिमम होता है। और यहाँ पे क्या बचेगा, नवाब बचेगा, बचेगा ना नवाब, क्योंकि साइन 90 किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर। यहाँ से अगर आप इक्वेशन 1 को, जो आपके पास इक्वेशन 1 था, अगर आप दोबारा इक्वेशन 1 को लिखना चाहेंगे तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट E इक्वल्स टू नवाब किस चीज़ के बराबर है, नवाब E मैक्स के बराबर है, और साथ में किस चीज़ के बराबर था, साइन ऑफ थीटा के बराबर था। और अगर आप लोग को याद था तो मैंने फिर आपसे ये भी कहा था कि हम लेते हैं E इक्वल्स टू V, हमने E को V के बराबर लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमने EMF के बराबर लिया था, याद है ये चीज़ें कि नहीं है। यहाँ से एक खूबसूरत फार्मूला आया था, E की जगह V लगाया, E मैक्स की जगह V मैक्स लगाऊं, और साथ में क्या है, साइन थीटा। V मैक्स को बार बार लिखने से हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, लिहाजा V इक्वल्स टू मैक्स की जगह पे V0 और साथ में क्या लगाया, साइन थीटा। AC चैप्टर का स्टार्ट इस फार्मूले से होता है, आ रही बात समझ में। और इस फार्मूले की प्रूफ मैंने दोबारा रफ सी करवा दी, वो इस वजह से ताकि AC जनरेटर का टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाए, मतलब पूरा के पूरा चीज़ आपको क्लियर हो जाए, कोई मसला तो नहीं है, ताकि बाद में गिला शिकवा नहीं रहे कि किसी ने हमसे जान छुड़ाई थी, तो ये कोई ऐसी बात फिर नहीं होना चाहिए। चलें, तो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स ज़रा इसी फार्मूले को अब आगे लेके चलते हैं। बस यहाँ से हम अपने चैप्टर का आगाज़ करते हैं कि V इक्वल्स टू V0 साइन थीटा हमें क्या बताता है और इसके क्या मकासद है, अगराज़ व मकासद क्या है, इसको हमने देखना है। और एक और चीज़ याद रखें, इसके MCQs काफ़ी ज़्यादा आते हैं, या आपके टेस्ट वगैरह के अंदर भी ये चीज़ इंक्लूड है, तो इस फार्मूले को समझना इंक्लूड है, और RMS वैल्यू भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो उसको भी हमने देखना है। तो ज़रा इस फार्मूले को इस पर रोशनी डालते हैं कि V इक्वल्स टू V0 साइन थीटा हमें क्या बताता है, इसका क्या मकसद है, ज़रा इसकी तरफ आते हैं। चलिए यहाँ से बस स्टार्ट ले लेते हैं। तो मुझे बताएं इस फार्मूले में व्हाट इज़ V, नालायको, V इज़ वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, किस तरह पढ़ा है सेकेंड ईयर यार, ये बताएं कि आप लोगों ने एग्ज़ाम कैसे दिया है, ये मार्क्स कम आएंगे फिर कहोगे हम हमारे साथ ना सफ़ी मेहनत तो ऐसे की थी। V क्या है, वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट है, किसी भी लम्हे पर जो वोल्टेज होते हैं उसे क्या कहते हैं, V कहते हैं, विच इज़ आल्सो नॉन एज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, जिसका दूसरा नाम क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। व्हाट इज़ V0, वेरी गुड, V0 इज़ मैक्सिमम वोल्टेज, ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है, सही। एंड व्हाट इज़ थीटा, थीटा इज़ एक्चुअली द एंगल। अब यहाँ से पता नहीं चलेगा कि किसके दरमियान एंगल है, लेकिन इसका पता कहाँ से चलेगा, नवाब से पता चलेगा। इसी वजह से मैंने आपको पहले नवाब पढ़ाया, ताकि आप जो है नवाबों की फितरत को समझ ले और थीटा को आसानी बता सके कि थीटा क्या है। ये पॉइंट समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस फार्मूले का मकसद है क्या, ये फार्मूला हमें क्या बताता है, तो ज़रा इस पे बात करेंगे। तो इस मकसद के लिए हम ये करते हैं कि V इक्वल्स टू V0 साइन थीटा वाले फार्मूले को एक बड़े ज़बरदस्त अंदाज से लिखना चाहेंगे। सबसे पहली बात, इस फार्मूले का मकसद तो सबसे पहले ये है कि वोल्टेज वेरीज साइनोसोडियली, वोल्टेज इज़ अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा। वोल्टेज किस चीज़ का फंक्शन है, साइन थीटा का फंक्शन है। क्या मतलब कि वोल्टेज की जो वेरिएशन होगी उसके जो ग्राफिकल वेरिएशन है वो किसकी तरह है, वो साइन थीटा की तरह है।
वी नॉट मैक्सिमम इज़ अ कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ से देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि v इज़ अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा, मीन्स कि वोल्टेज वेरीज साइनोसॉइडली। याद है क्या नहीं है? इज़ अ फंक्शन ऑफ साइन इसे कहा जाता है। इसका ग्राफ किसकी तरह बनेगा? साइन की तरह। साइन की ग्राफ की खासियत कि वो ज़ीरो से अपने साइकिल को स्टार्ट करता है, फिर 90 होता है, फिर 180, फिर 270 एंड देन 360। इस तरह से उसका ग्राफ बनता है। इस ग्राफ को अगर आप देखना भी चाहेंगे तो ग्राफ को हम देख सकते हैं, लेकिन चलें फ़िलहाल ज़रा इस फार्मूले को मज़ीद आगे लेकर चलें। कोई इशू है तो बताएं भाई। वोल्टेज किस तरह से जो है वो वेरी करते हैं? V वेरीज साइडली। ये बात आपको याद होनी चाहिए। इस फार्मूले का, यहाँ से इस फार्मूले से मकसद ये है कि वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन थीटा। पहला तो ये इसका जो है वो रिज़ल्ट है कि V आपके पास क्या करता है? डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर? डिपेंड्स ऑन थीटा, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अब एंगल किस तरह से कैसे करता है वो तो सब कुछ यहाँ पे गुजर चुका है, हमने अभी सिर्फ ग्राफ पढ़ना है। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया लेक्चर के स्टार्ट में। अब हम ये देखेंगे कि V किस तरह से थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। कोई मसला तो नहीं इसमें? देखो क्यों परेशान। चले देखो ज़रा, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ वेल डन, एक्स एक्सिस। और ये हॉरिजॉन्टल बनाया था, और ये आपके पास क्या है? वर्टिकल है। इस पे मैंने क्या चीज़ लिया? वोल्टेज। और चूंकि हम एंगल की बात करें तो इधर क्या लिखूंगा? थीटा। इज इट फाइन? एक्स एक्सिस पे थीटा लिया और वाई एक्सिस पे वी लिया। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि वी डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर? थीटा के ऊपर। तो इसके खूबसूरत ग्राफ को ज़रा देखते हैं। ये ग्राफ स्टार्ट लेगा ज़ीरो से, और ये किस चीज़ का ग्राफ कहलाता है? AC का ग्राफ कहलाता है। AC का ग्राफ क्यों कहलाता है? बिकॉज द वोल्टेज वेरीज साइनोसॉइडली। इस वजह से तो चैप्टर का स्टार्ट ही, उसका नाम ही क्या रखा गया? अल्टरनेटिंग करंट ही रखा गया। और चैप्टर का स्टार्ट ही किस फार्मूले से हुआ? V इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। ये फार्मूला सिर्फ वोल्टेज तक महदूद नहीं है, ये बात आपकी ज़हन में थोड़ा सा मैं डलवा दूँ। दिस इज़ आल्सो सेम फॉर करंट के I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा। ये एक ही चीज़ है। मतलब जब मैं वोल्टेज की बात करूँ, करंट आपको ऑलरेडी समझ आ जाना चाहिए। अगर मैं करंट की बात करूँ तो आपको ऑलरेडी क्या समझ आना चाहिए? वोल्टेज समझ आ जानी चाहिए। ये आपकी होशियारी होनी चाहिए। बेसिक चैप्टर के स्टार्ट में भी मैंने आपको बता दिया क्लास के स्टार्ट में। सो ये आपके पास क्या हुआ? ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। एक ये ज़ीरो है, एंगल ज़ीरो है बिल्कुल। अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे जब पहुँचेगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, सही है? एंड दिस एंगल विल बी 180 डिग्री, एंड दिस एंगल ये क्या होगा? 270 डिग्री, एंड दिस एंगल, वेरी गुड। एंड दैट्स हाउ अ साइकिल इज कंप्लीटेड। इस तरह से साइकिल क्या हो जाता है? AC का कंप्लीट हो जाता है। अब ज़रा बताएं, रेडियन में बताओ। 5/2 और 180 5 रेडियन, 270 3π/2 नालायक, और 360 2π। इज इट फाइन? मैंने क्या कहा? ज़रा दोबारा सुनिए। वोल्टेज डिपेंड्स ऑन एंगल। अब आप दोबारा सवाल करेंगे सर कैसे डिपेंड करता है? थ्योरेटिकली तो मैं आपको बता चुका हूँ क्लास के स्टार्ट में। मेन चीज़ है कि मैथमेटिकली किस तरह से है। देखो ज़रा, साइन 90 के ऊपर वोल्टेज क्या आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस चीज़ को मैथमेटिकली देखो, इधर 90 लगा लो। साइन 90 किस चीज़ के बराबर है? सो V इक्वल्स टू वी नॉट, मैक्सिमम वोल्टेज। हाँ देखो बिल्कुल आ रहा है, इधर वी नॉट, एक ये वी नॉट, ये देखो वी नॉट। 180 पे देखो, साइन 180 जीरो के बराबर है कि नहीं है? तो देखिए वोल्टेज जीरो हो गए। साइन 270 -1 के बराबर है, देखिए माइनस वी नॉट, इधर ये माइनस वी नॉट है, देखो नीचे नेगेटिव में आ रहा है। फिर देखो 360, साइन 360 किसके बराबर है? जीरो के बराबर है, देखिए वोल्टेज जीरो आ रहा है। इट मीन्स के वी डिपेंड्स अपॉन द एंगल थीटा। वी डिपेंड करता है एंगल थीटा पे। मैथमेटिकल तो ये है, लेकिन थ्योरेटिकल कौन है? यहाँ से जो बातें मैंने की ये सारी की सारी थ्योरेटिकल थी, जो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया। तो लिहाजा यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है भाई किसी को?
नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी फार्मूले को थोड़ा सा हम चेंज करना चाहते हैं। आप सारे स्टूडेंट्स जानते हो कि थीटा किस चीज़ के बराबर है बच्चों? वेरी गुड, ओमेगा टी के बराबर है। तो इस फार्मूले को कैसे लिखूंगा? v इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा की जगह ओमेगा टी। यहाँ से एक और फार्मूला है कि वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन व्हाट? टाइम। वोल्टेज डिपेंड करते हैं किस चीज़ के ऊपर? टाइम के ऊपर। कौन सा टाइम? वो टाइम जिसमें आधा साइकिल कंप्लीट हो, या वो टाइम जिसमें आधे का भी आधा साइकिल कंप्लीट हो, वो टाइम जिसमें पूरा साइकिल कंप्लीट हो, 10 साइकिल, 15 साइकिल, एक जितने भी चक्कर मुकम्मल हो, उस वाले टाइम को हम किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं? टी से, स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं। सही, यानी कैपिटल टी की बात नहीं हो रही, वो तो मखसूस हैं। स्मॉल टी कोई भी टी हो सकता है, कोई भी कैपिटल टी को स्मॉल टी कह सकते हो। तो यहां से क्या पता चला कि v डिपेंड्स ऑन द टाइम t। इसमें कोई इशू तो नहीं है। चलो तो फिर यहां से देखिए, ग्राफिकल इस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। वही खूबसूरत से ग्राफ हैं। आप लोग इसको बहुत गौर से देख रहे हो मेरे ख्याल। व्हाट इज दिस? दिस इज t एंड व्हाट इज दिस? v या i, एक ही चीज है। और इसका ग्राफ, चलिए जरा देख लें। यहाँ पे तो ये ज़ीरो है, कोई टाइम नहीं ले रहा है, स्टार्ट ही नहीं हुआ है। इनिशियल टाइम, रेफरेंस टाइम ज़ीरो लिया। ये ज़रा देखिए, ये वाला मैं, आप लोग मुझे सिर्फ एक बार ये चीज़ बताएं, एक साइकिल को मुकम्मल होने में जितना टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। देखो यहाँ से स्टार्ट ले रहे हो, बिल्कुल याद रखो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से। सही, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और आधे साइकिल के लिए फिर कितना कैपिटल टी होगा? टाइम पीरियड कितना होगा? हाफ हो जाएगा ना। देखो इस पॉइंट के ऊपर t/2 हुआ क्या? नहीं हुआ। आधे का आधा करो, वेल डन, t/4। सही। और इस वाले पॉइंट का बता दो, ये वाला, इसमें सिर्फ ये वाला 8 करो बस। 3t/4। ये समझ आया मुदस्सिर? आप किस चीज़ में परेशान हो गए थे यहाँ पे, जो आप बाई 4 बता रहे थे, वो असल में ये चीज़ थी। आ रही समझ में? ये याद रखो, ये बाई 2 है, ये बाई 4 है, और क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। कोई इशू तो नहीं है? सही है। सो आपके पास क्या हुआ? ये t/2 हुआ, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ ऐड किया विच इज़ t/4। तो t/2 प्लस t/4 इज़ 3t/4। तो ये आपके पास हुआ। अब ज़रा देखें कि वोल्टेज कहाँ पे मैक्सिमम होते हैं, कहाँ पे मिनिमम होते हैं। t/4 पे वोल्टेज क्या होते हैं? मैक्सिमम। ये एमसीक्यूज़ में आए तो फिर बता देना है आपने कि मैक्सिमम होते हैं। सवाल है, ये तो हमने मैथमेटिकली ये बात की, सॉरी ग्राफिकली ये बात की, मैथमेटिकली इसकी प्रूफ क्या है? क्योंकि थ्योरेटिकली तो हम लेक्चर के स्टार्ट में बता चुके हैं कि किस तरह से होगी। मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसके लिए फिर क्या है, आप इधर टी की जगह पे क्या लगाएं? क्या लगाओगे टी की जगह? ये फिर क्या? हाँ, कुछ भी लगा सकते हैं। और कोई? चलिए देखें, ओमेगा को पहले आप क्या चीज़ करें, उसके टर्म्स में लिखें, टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखें, ताकि फिर वो कैंसिलेशन वगैरह आप कर सकें। ओमेगा हम जानते हैं 2π/t के बराबर है। इस फार्मूले को ऐसे लिख सकता हो क्या? नहीं, v0 साइन ओमेगा की जगह बच्चों लिख सकता हो 2π/t, कैपिटल टी, और साथ में ये क्या है? t। अब इफ़ दिस t इक्वल्स टू t/4, ये तो कांस्टेंट है। इफ़ दिस t स्मॉल t इक्वल्स टू t/4, तो इधर क्या लगा लो? t/4 लगाओ। अब जरा देखो, जब इधर आप t/4 लगाओगे तो t और t क्या हो जाएगा? कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो इधर π/2 आएगा। और साइन π/2 किस चीज़ के बराबर है? साइन π/2 90 के बराबर है। और उस पर देखो वापस वोल्टेज क्या आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है। देखिए इस तरह आप प्रूफ कर सकते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रहा? कोई परेशानी वाला इसमें कोई बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर इस फार्मूले को लिखना चाहते हो, सो v0 साइन, ये 2π अपनी जगह पे, 1/t किस चीज़ के बराबर है? f के बराबर है सिर्फ, और ये आपके पास क्या हुआ? t हुआ। तो ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपसे सवालात किस अंदाज से पूछे जाते हैं एग्जाम में।
बात के वो बातें तो बात की है। ये बताया कि ये चीज़ समझ आए कि नहीं है, इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। अच्छा, एक चीज़ है विच इज़ कॉल्ड पीपी वैल्यू। पीपी मीन्स पीक टू पीक, वन पीक दिस पीक, वन पीक दिस पीक, दिस इज़ कॉल्ड पीक टू पीक, इसको पीपी कहते हैं। और वैल्यू का यहाँ पे कीमत मतलब नहीं है, वैल्यू का यहाँ पे मतलब वोल्टेज और करंट है। टर्मिनोलॉजीज याद रखें, वैल्यू मीन्स वोल्टेज या करंट। यानी जब मैं कहूँ पीपी वैल्यू, आप समझ जाए कि सर बात कर रहे पीक टू पीक वोल्टेज या पीक टू पीक करंट, ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। अब ये है किस तरह से, और इसकी वैल्यू वोल्टेज और करंट के लिए होती क्या है, ज़रा इसको देखते हैं। ज़रा देखें, ओ सॉरी 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 सॉरी, जी बताएं ज़रा, ये आपके पास, चले मैं आई कंसिडर करता हूँ, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? ठीक है, साथ वेरी करें। यहाँ से वोल्टेज सॉरी यहाँ से करंट क्या होगा इस पॉइंट पर, इसको कहते हैं आई नॉट, और इधर क्या होगा, इधर भी मैक्सिमम होगा माइनस आई नॉट। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? देखिए दोनों इस दोनों पीक पर, ये भी ये पीक, एक पीक ये है और एक पीक ये है, इसको कहते हैं पीक टू, तकरीबन ये वाली जगह थी, यही है ना, ये है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या नाम देते हैं, पीक टू पीक वैल्यू। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? पीपी वैल्यू इसे कहते हैं। बताएं, अभी चूंकि करंट की बात हो रही है तो मैं वैल्यू की जगह लिख सकता हूँ करंट, तो पीक टू पीक करंट। अब मुझे यहाँ से ग्राफ से बताओ पीक टू पीक करंट कितना होगा? नॉट माइनस, वेरी गुड नालायकों। पीक टू पीक करंट इक्वल्स टू आई नॉट ये प्लस आई नॉट। ऐसे नहीं क्या बेवकूफ़ी वाला काम करे माइनस ले लें, माइनस तो सिर्फ मैंने इस वजह से लगाया कि बिकॉज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो करता है, बाकी माइनस वगैरह का तो कोई कंसेप्ट नहीं यहाँ पे। इस वजह से जब नेट को निकालोगे तो दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे। माइनस ओनली शोज द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इट इज़ द पीक विच इज़ लाइंग बिलो द इक्विलिब्रियम लाइन, कि वो पीक है जो इक्विलिब्रियम लाइन के नीचे लाई कर रही है, which is in the negative vertical axis. So that's why we only add I naught plus I naught. That becomes, bolo, 2 I naught. So PP value for current is, excuse me गलत मतलब तो नहीं होगी भाई, और PP value for voltage is, PP voltage is 2 V naught, ये फिर याद होना चाहिए। And similarly 2 V naught यहाँ से भी आएगा। यहाँ तक की मसला तो नहीं है। कितना खूबसूरत जो है वो चैप्टर है, देखिए मज़ेदार इसको चैप्टर, सबसे वीआईपी चैप्टर है ये। चलें, अब चूंकि मैं आपसे मज़ीद इंतज़ार तो नहीं करवा सकता, लिहाजा इसलिए हम इस चैप्टर को थोड़ा मज़ीद आगे लेकर चलते हैं, आपके मेन पॉइंट की तरफ, जिस टॉपिक के लिए आप बिल्कुल बेताब हैं उस टॉपिक की तरफ ज़रा आते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? RMS, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू। लफ्ज़ क्या आया, क्या मतलब वैल्यू का? वोल्टेज और करंट, ये पॉइंट याद रखें जी। RMS रूट M4 वेल डन S4 स्क्वेयर, रूट मीन स्क्वेयर इज कॉल्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड नालायकों। चलो अब इसको ज़रा समझते हैं कि रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, सही है या नहीं है? सही है। मैं पहले आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, AC या DC की AC वैल्यू, AC या DC, गौर के साथ सुने मेरे अल्फाज, AC या DC की AC वैल्यू जिसमें
वो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के अंदर सेम पावर को डिलीवर करें। एसी की या डीसी की एसी वैल्यू को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? आ गई बात समझ में? अभी शॉर्टकट में बता रहा हूं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वो वैल्यू होती हैं जिस पर एसी और डीसी सेम हीटिंग इफेक्ट करते हों। यानी आप उस डिवाइस के साथ एसी लगाओ तो बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन करे जिस तरह कौन कर रहा है? डीसी। उस डिवाइस के साथ डीसी लगाओ, बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन करे जिस तरह से एसी कर रहा हो। फंक्शन दोनों का एक जैसा, हीटिंग इफेक्ट सेम हो जाए। इसी वजह से तो मैंने कहा कि सेम पावर डिलीवर करें, उसका मतलब वही है कि वो सेम हीटिंग इफेक्ट रखे। आगे बात समझ में? और हम इसको इकट्ठा इस वजह से पढ़ रहे हैं कि हम अलग अलग एसी और डीसी को नहीं पढ़ सकते हैं, इस वजह से हम उसको इकट्ठा पढ़ रहे हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि घरों में जो है वो आरएमएस किस तरह से हम यूज़ करते हैं। इसमें कोई इशू वगैरह तो नहीं है। मैं क्या कह रहा था अभी? जो मैंने कहा वो तो आप लोग को समझ आ गया। कोई डायग्राम वगैरह बनाना चाहते हो भी तो बना सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल कोई रजिस्टर है आर, कोई दूसरा रजिस्टर है आइडेंटिकल रजिस्टर, ये भी आर है, ये भी जो है लेट्स कंसिडर 20 ओहम का बल्ब है, ये भी फॉर एग्जांपल 20 ओहम का है, सेम रजिस्टर, इसको कहते हैं आइडेंटिकल रजिस्टर्स। और यहाँ पे अगर आप एसी को कनेक्ट करें या आप डीसी को कनेक्ट करें, एक के साथ एसी कनेक्ट करो, दूसरे के साथ क्या कनेक्ट करो? डीसी, दोनों सेम पावर डिलीवर करे, पी आइडेंटिकल पावर डिलीवर करे, तो एसी और डीसी जो आपने अप्लाई किए हैं उनके एसी और या डीसी के एसी वैल्यू को हम लोग क्या नाम देते हैं? आरएमएस वैल्यू। ये थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, मैथमेटिकल अभी इसके बाद समझाऊंगा, फिर इसका ग्राफ वगैरह भी बनाऊंगा। ये पॉइंट समझ आ गया? तो क्या होती है आरएमएस वैल्यू थ्योरेटिकली? सॉरी, ये क्यों मिट गया? ये एफ था मेरे ख्याल में। अच्छा चले, अच्छा इसकी तरफ आ जाए, बताए ज़रा आरएमएस वैल्यू क्या है?